देखिए हर क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा बेस थ्योरम में। जिस बच्चे ने फॉर्मेट सही से पकड़ लिया वो आंसर बड़े आराम से निकाल देगा। और फॉर्मेट कैसा होगा, वो बोलेगा 3 चोर थे ABC, चोरों के शहर में आने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ऐसे आपको डेटा दिया होगा। ये क्या है, शहर में आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक मॉडल समझा रहा हूँ। हर क्वेश्चन एक ही मॉडल के ऊपर होगा, दी हुई है आपको, ये गिवन है, राइट। और क्या गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, आके चोरी करने की, यानी चोर ए शहर में आए और आके चोरी करे। शहर में आए और चोरी करे, ठीक है जी। इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है से 1/10, इसकी दी हुई है 3/5, इसकी दी हुई है 7/9, राइट। ऊपर वाली प्रोबेबिलिटीज क्या है, शहर में आने की प्रोबेबिलिटी, और दूसरी प्रोबेबिलिटीज क्या है, आके चोरी करने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह से होगा, क्वेश्चन होगा ऐसे, डेटा दिया होगा आपको, क्वेश्चन होगा दो तरीके से, 2 ways टू फॉर्म ए क्वेश्चन। ये डेटा देने के बाद वो कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी कि शहर में चोरी हुई। ये एक ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा वो कहेगा कांड हो गया, यानी शहर में चोरी हो गई। फाइंड प्रोबेबिलिटी चोर बी था। ठीक है, सो ऐसे डेटा देके क्या कहेगा, 3 चोर थे, चोरों के शहर में आने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और आके चोरी करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। अगर तो वो क्वेश्चन पूछता है जनरलाइज्ड, किसी चोर की तरफ इशारा नहीं है, वो कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी कि शहर में चोरी हुई, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। दिस इज काइंड ऑफ ए जनरलाइज्ड क्वेश्चन। अगर जनरलाइज्ड क्वेश्चन आता है, किसी चोर की तरफ इशारा नहीं होता, तो बेटा उसमें लगेगी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो बोलेगा शहर में कांड हो गया, चोरी हो गई, प्रोबेबिलिटी बताओ चोर ए था या चोर बी था या चोर सी था, अगर वो किसी चोर की तरफ इशारा कर रहा है, तो वो क्वेश्चन बेस थ्योरम का क्वेश्चन होता है बेटा जी। तो सबसे पहले तो आपको पहचान देखनी पड़ेगी कि जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्लियर भी हो रहा है कि वो क्वेश्चन लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का तो नहीं कि बेस थ्योरम का है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन सारे इसी मॉडल पे होंगे। जैसे मैं कहता हूँ 3 मशीन्स हैं ABC। अब मशीन्स नट्स एंड बोल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन ए कितने नट्स एंड बोल्ट्स प्रोड्यूस करती है जी, वो 1/2, बी की 1/3, सी की 1/4, ठीक है। ये क्या है, नट्स एंड बोल्ट्स विच आर डिफेक्टिव। अब टोटल में से डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, मतलब मशीन ए के नट्स बन रहे हैं लेकिन डिफेक्टिव है 1/10, टोटल बन रहे हैं 1/3, 3/5 डिफेक्टिव, टोटल 1/4, 7/9 डिफेक्टिव। अगर मैं पूछता हूँ क्वेश्चन फाइंड प्रोबेबिलिटी कि डिफेक्टिव बोल्ट निकला, अब डिफेक्टिव निकला, वो मशीन ए से भी निकल सकता था, वो मशीन बी से भी निकल सकता था, वो मशीन सी से भी निकल सकता था, यानी वो जनरलाइज्ड क्वेश्चन हो गया। जैसे पिछला क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी निकालो कि शहर में चोरी हुई, तो चोरी ए भी कर सकता था, चोरी बी भी कर सकता था, चोरी सी भी कर सकता था। यानी अगर मैं ऐसे पूछूंगा कि डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो होगा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब मैं कहूं
कांड हो गया, यानी एक डिफेक्टिव बोल्ट निकला, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो मशीन बी में से निकला। तो ये क्वेश्चन किसका हो जाएगा बेटा जी? बेस थ्योरम। अगर इशारा हुआ किसी पर्टिकुलर के पास तो क्वेश्चन बेस थ्योरम का होगा। ऐसे ही सेम फॉर्मेट पे मैं कहूँ जी, एक डॉक्टर ने पेशेंट को विजिट करना है, टू विजिट पेशेंट, ठीक है। वो बस से आए उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, वो कार से आए उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, वो ट्रेन से आए उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। वो बस से आया और लेट हो गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। वो कार से आया और लेट हो गया, उस बात की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। वो ट्रेन से आया और लेट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। अब दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन होगा फाइंड प्रोबेबिलिटी कि वो लेट हो गया। अब लेट हो गया एक जनरलाइज्ड बात हो गई। क्यों? क्योंकि वो बस से भी आ सकता था, वो कार से भी आ सकता था, वो ट्रेन से भी आ सकता था, राइट। तो जनरलाइज्ड बात हो गई। अगर मैं पूछ रहा हूँ फाइंड प्रोबेबिलिटी कि वो लेट हो गया, तो वो क्वेश्चन किसका होगा? वो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का होगा। और अगर मैं पूछता हूँ कि डॉक्टर लेट हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर लेट हो गया, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ट्रेन से आ रहा था, तो वो क्वेश्चन किसका हुआ? इफ आई से कि डॉक्टर इज लेट, प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो ट्रेन से आ रहा था, फाइंड प्रोबेबिलिटी ही केम बाय ट्रेन, तो ये क्वेश्चन किसका हुआ? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का हुआ कि बेस थ्योरम का? बेस थ्योरम। हाँ, क्यों? क्योंकि सर आपने इशारा किया, आप इशारा करोगे तो वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन बन जाएगा, आप इशारा नहीं करोगे, आप जनरलाइज्ड बात पूछोगे तो वो क्वेश्चन लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का रहेगा। तो सबसे पहला डिफरेंस जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, 6-7 लाइनों का क्वेश्चन होगा बेटा जी, पढ़ के आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है या बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। अब मेरा दूसरा पॉइंट जो आपको समझना है, ठीक है। चलो जी, अब आपने पहचान तो कर ली, हाँ जी ये क्वेश्चन जनरलाइज्ड प्रोबेबिलिटी का हो गया, ये बेस थ्योरम का हो गया जी, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ टू सॉल्व? सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। यानी एक बेस थ्योरम ही एक ऐसा सबसे मुश्किल टॉपिक है जिसने बच्चे ने 10th तक की प्रोबेबिलिटी भी पढ़ी हुई है वो भी कर सकता है। कहने को ये बहुत मुश्किल टॉपिक है, लेकिन इससे आसान टॉपिक कोई नहीं है बेटा। अब सॉल्व कैसे करते हैं? अगर क्वेश्चन लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है, अगर क्वेश्चन लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है तो देखिए, चोरी ए भी कर सकता था, बी भी कर सकता था, सी भी कर सकता था। आंसर कैसे निकलेगा? ए का डेटा मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, प्लस बी का डेटा मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस सी का डेटा मल्टीप्लाई कर देना है। आपका जो भी आंसर आएगा वो लिख देना है। दिस इज हाउ वी सॉल्व द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। यानी अगर आप कहते हो प्रोबेबिलिटी निकालो कि शहर में चोरी हुई, तो ऐसे निकलेगी। प्रोबेबिलिटी निकालो कि डिफेक्टिव बोल्ट थे, तो ऐसे होगा जी। प्रोबेबिलिटी निकालो कि डॉक्टर लेट हो गया, ऐसे ही होगा जी, ठीक है। अगर क्वेश्चन बेस थ्योरम का हुआ, तो इन तीनों चोरों में से एक की तरफ इशारा हुआ होगा। वो कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी चोर बी था, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? बी का डेटा ऊपर रख के डिवाइड बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये सारा डेटा नीचे आ जाएगा। अगर क्वेश्चन वाले ने पूछा होता फाइंड प्रोबेबिलिटी कि डिफेक्टिव बोल्ट सी मशीन से निकला, फिर आंसर होता सी का डेटा ऊपर रख देते आप, डिवाइड बाय पूरा डेटा, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो जिसने टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल ली उसका फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम तो बड़े आराम से निकल ही सकता है जी। तो अगर वो इशारा करता है तो जिसकी तरफ इशारा है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर रख के डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट। अगर मैं कहता हूँ
डॉक्टर लेट था, प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो बस से आ रहा था, तो बताइए क्या आंसर होगा। तो बेटा जी जो बस वाले की प्रोबेबिलिटी है, यानी ये डेटा ऊपर रख के डिवाइड बाय टोटल, टोटल प्रोबेबिलिटी। बस दैट्स इट। अच्छा जी, अब हमने दो बातें सीख ली। एक हमने पहचान करनी सीख ली क्वेश्चन की, एक हमने सॉल्व करना सीख लिया। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी, फॉर्मूले। सर जी अगर हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं तो टीचर एक मार्क्स, हमारे कुछ मार्क्स काट सकता है, एक नहीं बहुत से मार्क्स काट सकता है कि आपने फॉर्मूला तो कुछ लिखा ही नहीं। अब मैं आपको फॉर्मूले के साथ क्वेश्चन को करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर्मूला सीखिए। देखिए फॉर्मूले में क्या होता है, जब आपको बोला हुआ है कि तीन चोर थे, चोरों के शहर में आने की प्रोबेबिलिटी आप हमेशा ऐसे लिखेंगे, पी ऑफ ए मान लो 1/2, पी ऑफ बी 1/3, पी ऑफ सी 1/4, और आके चोरी करने की प्रोबेबिलिटी। ये जो चोरी करना है इसको बोलते हैं कांड। कांड मतलब कि जी वो बोलेगा चोरी हो गई, प्रोबेबिलिटी निकाल लो, चोर बी था, राइट, या डिफेक्टिव निकल गया, ये चेंज नहीं होगा। डिफेक्टिव निकला तो वो मशीन ए से भी निकलेगा, मशीन बी से भी निकलेगा, मशीन सी से भी निकलेगा। ऐसी चोरी हुई है, चोरी ए भी करेगा, चोरी बी भी करेगा, चोरी सी भी करेगा। लेट हो गया, डॉक्टर लेट हो गया, तो लेट बाय बस भी हो सकता था, बाय ट्रेन भी हो सकता था, बाय कार भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हम इवेंट ई। आपने क्वेश्चन में ये ई पहचानना है, जो कि बड़े आराम से पहचान में आ जाता है जी। 90% प्रॉब्लम्स बहुत ईजी हैं। 10% में वो मेरे बताए हुए बिना होंगी ही नहीं, टीचर की उसमें इंटरवेंशन चाहिए ही चाहिए, राइट। तो 90% में आपको इवेंट बिल्कुल क्लियरली दिखेगा क्या कांड हो रहा है जी क्वेश्चन के बीच में, राइट। फिर जो अगला डेटा दिया होता है, यानी चोर ए शहर में आया और चोरी की, उसको बोलते हैं ई बाई ए। ई बाई ए एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी पढ़ा होगा अगर आपने, तो उसका मतलब क्या होता है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए, हैपनिंग ऑफ ए, हैपनिंग के स्पेलिंग गलत है यार, इफ बी इज द कंडीशन, इफ बी इज द कंडीशन, यानी इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसको ऐसे भी बोलते हैं, इफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है नी। यानी अगर मैं ई बाय ए लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चोरी इफ ए शहर में आया था, तो वो भी हमें डेटा दिया होगा कि पी ऑफ ई बाय ए, कि चोर बी शहर में आया और उसने चोरी की, ये भी हमें दिया हुआ है। चोर सी शहर में आया और उसने चोरी की, ये भी डेटा हमको दिया हुआ है, से ये 1/7 दिया हुआ है, राइट। अब आपसे पूछा था फाइंड प्रोबेबिलिटी शहर में चोरी हो, ये जनरलाइज स्टेटमेंट थी। चोरी को आपने क्या रखा है, ई रखा है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई। अब आप फॉर्मूले बना रहे हैं जी, प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई बाई बी, प्लस पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ ई बाई सी। अगर क्वेश्चन बेस थ्योरम का होता, वो कहता शहर में चोरी हो गई, ये कंडीशन है कि चोरी हो गई, फाइंड प्रोबेबिलिटी चोर बी था, बी था, तो आप क्या करते हो, आप बी का डेटा ऊपर रखते हो, यानी पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई बाई बी ओवर ये सारा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई बाई बी। ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला भी हो गया जी। अब कोई टीचर कोई मार्क्स नहीं काट सकता बेटा जी, आपके फुल मार्क्स आएंगे अगर आपने ऐसे अटेम्प्ट किया। एक तो आपने फॉर्मूला लिख दिया, दूसरी कैलकुलेशन इन्हीं से उठानी है, वैल्यूज़ डालनी है, राइट। और अगर यहाँ ई बाई बी आ रहा है तो राइट हैंड साइड पे बी बाई ई आता है।
यानी वो कहता है चोरी हो गई, ये कंडीशन थी। प्रोबेबिलिटी निकालो कि चोर बी था, इसलिए बी ऊपर आया हुआ। यानी अगर ऊपर पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ ई बाई सी होता, तो इधर क्या होता राइट हैंड साइड पे, पी ऑफ सी बाई ई। यानी एक्चुअली आपको ये निकालने को बोला होता अगर सी की तरफ इशारा होता है। ये तो जस्ट मैंने एक आपको एक ओवरव्यू दिया है बेटा जी कि 6 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे होता है जी। ठीक है। अब अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, राइट। मुझे बता दो, मैंने ये पहला पेज आपको चाहिए, ये पेज कि आपने नोट कर लिया है? हो गया। हो गया सर। सब हो गया है, वेरी गुड। Yes. तो चलिए, वैसे तो मैं हर क्वेश्चन को अब मैं शुरू करता हूँ जी अपनी बेस थ्योरम। ये जस्ट मैंने एक प्री फेस दिया था आपको कि क्वेश्चंस को समझेंगे कैसे बेटा जी हम। लेट्स स्टार्ट विद बेस थ्योरम। कितने गया, अरे चले जी। करण जी पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। An urn contains 5 red and 5 black balls. हाँ, A black ball is drawn at random. Its color is noted and it's returned to the urn. Moreover, two additional balls of the color drawn are put into urn, and then a ball is drawn at random. What is the probability that second ball is red? सेकंड बॉल इज राइट। एक अर्न, अर्न मतलब बैग लगा लो जी आप, अर्न को हम बैग कह सकते हैं, राइट। अ बैग कंटेन्स 5 red 5 black balls. A ball is drawn, its color is noted and is returned to the urn. इसका क्या मतलब हुआ? देखिए आपके पास तो एक बैग था, बैग के अंदर कितनी रेड बॉल्स, कितनी ब्लैक बॉल्स? 5 रेड 5 ब्लैक। आपने इनमें से एक बॉल उठाई, आपने कौन सा कलर देखा, उठाया? करण जी कौन सा कलर उठाया? Red. ये पता ही नहीं है जी कौन सा कलर उठाया। अ बॉल इज ड्रॉन, इट्स कलर इज नोटेड। ये नहीं पता था कौन सा उठाया, पर जो भी कलर था वो नोट कर लिया गया। एंड इज रिटर्न टू द अर्न, मतलब आपने एक बॉल उठाई, उसका कलर नोट किया। अब कलर नोट किया तो वो दो केस हो सकते हैं, कौन कौन से? ब्लैक और रेड। हाँ, वो रेड बॉल भी हो सकती है बेटा जी, और वो ब्लैक बॉल भी हो सकती है। देखो जैसा वो कह रहा है हम वैसे ही चल रहे हैं। पहली दो प्रोबेबिलिटियां मैंने पी ऑफ ए और पी ऑफ बी ले ली थी, राइट। अच्छा, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। 5/10। यस। टोटल 5 है, सॉरी टोटल 10 है, रेड बॉल 5 है। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी? 5/10. ये भी 5/10। ये क्या है? ये बॉल नोटिसिंग है जी। ठीक है जी, आपको नहीं पता था कौन सा कलर दिखेगा, तो पहले तो ये प्रोबेबिलिटी चलेगी जी, क्या कि रेड बॉल भी निकल सकती थी, ब्लैक बॉल भी निकल सकती थी। चलो, जो भी बॉल निकली आपने क्या किया, उसको वापस डाल दिया, मतलब आपका टोटल काउंट 10 ही रहा। टोटल काउंट कितना रहा? 10 रहा। यानी अब सिचुएशन 2 आ गई, चोर आ गए हैं शहर में, अब चोरी होनी है, राइट। टोटल काउंट 10 रहा, सिचुएशन 2 आ गई। सिचुएशन 2 में बेटा क्या कहता है वो कहता है मोर ओवर टू additional balls of the color drawn are put into the urn and then a ball is drawn at random। भैया अगर तूने रेड देखा था, if red was noticed, तो दो बॉल्स रेड डाल दो, यानी 7 रेड कर दो, 5 ब्लैक। या फिर अगर ब्लैक नोटिस्ड था, तो दो ब्लैक और डाल दो, यानी उस केस में 5 रेड और 7 ब्लैक हो जाएंगे बैक के अंदर। ठीक है, जो कलर नोट किया, जो कलर पहले आपने नोट किया था, उसकी दो और बॉल्स डाल के
एक और बॉल निकालो, ये सेकंड कंडीशन में आ गया जी, सेकंड सिचुएशन में। पहली सिचुएशन में आपने बॉल निकाली थी, आप उसकी प्रोबेबिलिटियां डिसाइड कर चुके हो बेटा, वो चोर थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब चोर आ चुके हैं, कलर नोटिस हो चुका है, तो डेटा चेंज हो चुका है जी। अब आपका डेटा चेंज मतलब अगर रेड नोटिस्ड थी, यानी ये कंडीशन बन गई, इफ है ना इसके साथ लगा हुआ कंडीशन, राइट। और अगर ब्लैक नोटिस थी, इफ लगा हुआ है, ये भी कंडीशन बन गई, ठीक है। अब आपने क्या किया है, अब एक और बॉल निकाल ली, ठीक है जी। देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड? इवेंट, कांड, कांड क्या है, सेकंड बॉल रेड है बेटा जी। ये चेंज नहीं होगा, चाहे आपने पहले रेड नोटिस की थी, चाहे आपने पहले ब्लैक नोटिस की थी, सेकंड बॉल तो रेड ही निकलनी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता था वो, एक था कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड, जो कि उसने पूछा ही हुआ है क्वेश्चन में। और वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि इफ सेकंड बॉल इज रेड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ही नोटिस्ड ब्लैक कलर। तो बताइए जी, अगर पहला सिर्फ कांड के बारे में बात की है, सेकंड बॉल रेड निकली, इस बार की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी। और बेस थ्योरम का क्वेश्चन कैसा होता, बेस थ्योरम का क्वेश्चन होता कि सेकंड बॉल रेड निकल गई, प्रोबेबिलिटी बताओ कि कलर जो नोटिस्ड था वो रेड था या ब्लैक था। पहले आपको ये पहचान क्लियर हुई जी? Yes, sir. करण जी, Yes, sir. आपका क्या नाम है जी? हाँ, विश्वनाथ जी। विश्वनाथ जी, आपको क्लियर हुई? yes, sir. क्योंकि उसने किसी की तरफ इशारा नहीं किया कि ब्लैक की तरफ नोटिस किया था या आपने रेड की तरफ नोटिस किया था, तो हम, हमारा क्वेश्चन बेस थ्योरम का नहीं है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है। वो क्या कहता है, आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी होती है। वो क्या होती है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई बाई बी। सर जी, पी ऑफ ए और पी ऑफ बी तो है, ई बाई ए और ई बाई बी नहीं निकाला, निकाल लेते हैं। ई बाई ए का क्या मतलब है, ई, ई मतलब इवेंट, इवेंट मतलब सेकंड बॉल रेड इफ, इफ फर्स्ट बॉल नोटिस्ड वाज रेड। अगर पहली रेड नोटिस हुई थी, तो अब रेड 7 हो चुकी हैं, 5 ब्लैक हो चुकी हैं। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा जी 7/12, क्योंकि टोटल बॉल्स 12 है। और पी ऑफ ई बाई बी क्या बनेगी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है जी, टोटल बॉल्स 12 हो चुकी हैं, इट विल बी 5/12, ठीक है। तो आपके पास पी ऑफ ई बाई ए भी आ गया, पी ऑफ ए भी आ गया, पी ऑफ बी भी आ गया, पी ऑफ ई बाई बी भी आ गया। मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे, 5/10 इंटू 7/12 प्लस 5/10 इंटू 5/10। नोट डाउन एंड प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। Yes, sir. अगर उसने बोला होता इफ सेकंड बॉल इज रेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही नोटिस्ड ब्लैक कलर, तो बेटा जी ब्लैक की तरफ इशारा हुआ होता, तो फिर आंसर होता पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई बाई बी ओवर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई बाई बी। और सर ये तो आपने फॉर्मूले की एक ही साइड लिखी है, इस साइड पे क्या आएगा, अगर यहाँ ई बाई बी है तो यहाँ बी बाई ई आएगा B बेटा। by E.
अब आपने फॉर्मूला भी लिख लिया, फॉर वैल्यू भी डाल दोगे, आपका कोई टीचर मार्क्स काट ही नहीं सकता जी, 6 मार्क्स आपके पास। चलो आगे। यस सर। पक्का क्लियर है विश्वनाथ, आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है बेटा? सर ओके, नेक्स्ट पे आए। A bag contains 4 red balls, 4 black balls. अब उसने अर्न वर्ड यूज नहीं किया, उसने बैग बोल दिया जी। 4 रेड 4 ब्लैक, पहला बैग। दूसरा बैग, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड 6 ब्लैक। अच्छा जी, 2 रेड एंड 6 ब्लैक। फिर वो कहता है वन ऑफ द टू बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। बेटा जी, दो बैग्स में से सिलेक्ट किया आपने, तो बैग ए भी सिलेक्ट हो सकता था। दो ही तो बैग्स हैं, बैग ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी जी? 1/2। 1/2। और बैग बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ये भी 1/2। जो अगली प्रोबेबिलिटी है वो क्या लिखोगे? ई बाई बी। ई क्या है? ई को तो सर इवेंट बोलते हैं। इवेंट मतलब कुछ ना कुछ हुआ होगा सर। मतलब अगर बैग ए सिलेक्ट होगा तो भी कुछ होना है, अगर बैग बी सिलेक्ट हुआ है तब भी कुछ होना है। वो आगे क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा। उसने बोला वन ऑफ द बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अ बॉल इज देन ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। कांड हो गया। वो कहता है ई रेड बॉल फाउंड, चोरी हो गई, डॉक्टर लेट आ गया, डिफेक्टिव पीस निकल आया। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। बताइए क्वेश्चन लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है कि लॉ ऑफ बेस थ्योरम का है? बेस थ्योरम। बेस यस, थ्योरम। सीधा सीधा उसने बोला दैट फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम फर्स्ट बैग। यानी आपको फर्स्ट बैग का डेटा निकालना है जी। पहले तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। फर्स्ट बैग में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/8। ऐसे ही यहाँ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेकंड बैग में से, क्योंकि इसके लिए कंडीशन है सेकंड बैग, तो ये आ जाएगी 2/8। तो फर्स्ट बैग की तरफ इशारा है, तो आपका आंसर होगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई ओवर पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई बाई बी प्लस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई, ये आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। इज इक्वल टू, मुझे कोई बताएगा कि यहाँ क्या आएगा? पी ऑफ ए बाई ई। हाँ, और वो मीनिंगफुल है क्या कि रेड बॉल निकल चुकी है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो फर्स्ट बैग में, यानी ई कंडीशन है और आपसे ए की प्रोबेबिलिटी मांगी थी। करण जी, विश्वनाथ जी, बोलो क्लियर है? यस सर। आगे कैलकुलेशन तो कर लोगे ना खुद? हाँ जी सर। हम्म। नेक्स्ट, क्योंकि दिस इज द टॉपिक जो मोस्टली स्कूल में समझ में ही नहीं आता जी। आपका टीचर क्या बोल देगा आपको यही नहीं पता लगेगा कि वो 6 लाइनों में आपको क्या क्या गया। ठीक है जी, ना तो आपको ये क्लियर होएगा कि ये क्वेश्चन कौन सी टाइप का है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है जी। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आई जी। ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स इन कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिजाइड इन हॉस्टल। अच्छा जी, कुछ लोग हॉस्टल में रहते हैं। हमने लिखना पी ऑफ ए ही है, नीचे लिख देंगे जी हॉस्टल। 60% का मतलब 60/100 प्रोबेबिलिटी है जी। फिर बोलते हैं 40% आर डे स्कॉलर्स। डे स्कॉलर्स का मतलब जो घर से आना जाना कर लेते हैं जी, डे स्कॉलर्स, ये 40% है। अच्छा जी, फिर प्रीवियस ईयर रिजल्ट दैट 30% ऑफ द स्टूडेंट्स हु रिजाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। मतलब जो हॉस्टल में था उसका ए ग्रेड आया। ए ग्रेड ही आपका कांड है जी, ये इवेंट है बेटा जी। यानी पी ऑफ ई बाई ए ग्रेड आया और वो हॉस्टल का था 30%। ऑब्वियसली अगला डेटा पी ऑफ ई बाई बी दिया होगा जी आपको, यानी डे स्कॉलर था और उसका ए ग्रेड आया, इस बात की प्रोबेबिलिटी दी होगी जी आपको। 20% of day scholars attain grade A in annual examination. At the end of the year, one student is chosen at the random from the college and he has an A grade. भैया बता दिया कि उसका ए ग्रेड आया,
कांड हो गया, चोरी हो गई, डॉक्टर लेट आ गया, मशीन में से बोल्ट डिफेक्टिव निकल गया, ठीक है जी, सेकंड बॉल रेड आ गई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट वाज द हॉस्टलर? बताइए जी, क्वेश्चन किसका है, बेस थ्योरम का है या टोटल प्रोबेबिलिटी का है? बेस थ्योरम। बेस थ्योरम। और इसका आंसर क्या होगा? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई ओवर पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई बाई बी प्लस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई। और सर जी, इक्वल के उधर क्या लिखें? इक्वल के उधर इसका उल्टा लिख दो, आपके पास आंसर तैयार है। बोलो बेटा जी, क्लियर है? यस Yes, सर। sir. तो बेटा जी आपने क्या करना है, आपने सारी एक्सरसाइज ट्राई करनी है, ठीक है नी। फिर आपके क्वेश्चंस फंसेंगे कौन से? एक तो पांचवा क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है बेटा। फिर एक क्वेश्चन फंसेगा आपका 12वां, राइट। एक क्वेश्चन फंसेगा 10वां। बाकी मेरे हिसाब से आप 90% प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लोगे जी, जो लॉजिक मैंने बताया। पेपर में तीन ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे नहीं होने वाले, पांचवा, 10वां, 12वां। ट्राई करना जी, अगर सॉल्व हो जाए तो, राइट। मैं बात करूंगा कुछ सॉल्व एग्जांपल्स की भी। ये हमारे पास कुछ सॉल्व एग्जांपल हैं। ये आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट जी, अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, ठीक है। अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। स्ट्राइक होगी इस बात की प्रोबेबिलिटी बता रखी है जी आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक कितनी? 0.65। अच्छा, फिर क्या बोला? प्रोबेबिलिटी इज 0.80 that construction job will be completed on time if there is no strike। मतलब सर डेटा ही कुछ अजीब सा दे रहा है, वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड इफ नो स्ट्राइक। यानी दो केस हैं जी, एक स्ट्राइक का केस है तो एक नो स्ट्राइक का भी केस है। पर अभी मैं सिर्फ डेटा लिख रहा हूँ, डेटा क्या कह रहा है मैं वो लिख रहा हूँ। 0.80 सिर्फ प्लेन इंग्लिश, जो उसने इंग्लिश में बोला मैं वही लिखता जा रहा हूँ। और मुझे हिंट मिलते जा रहे हैं कि एक स्ट्राइक का केस है तो एक नो स्ट्राइक का केस है, दो केस मिल गए। और जॉब कंप्लीटेड ये आपका इवेंट हो गया जी, ये वो कांड है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड 0.32 दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज स्ट्राइक। यानी अगली जो दी उसने,